इनब्रीडिंग यानी कि अपने ही परिवार में शादी करना और ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देना। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात सुनकर आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है, मगर मानव इतिहास में इस इनब्रीडिंग ने कई बड़े बड़े एम्पायर्स को निकला है। तो क्या सच में इनब्रीडिंग ह्यूमंस के लिए इतना खतरनाक है, जबकि जानवरों में तो इनब्रीडिंग बड़ी ही कॉमन बात है। तो आज इस संस्करण में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले ब्रीडिंग का अर्थ समझो, जो कि बेसिकली दो पेरेंट्स में हुए मेटिंग या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा एक ऑफस्प्रिंग यानी कि एक बच्चे का जन्म लेना है। और इनब्रीडिंग का मतलब यही ऑफस्प्रिंग का जन्म होना जिसमें पेरेंट्स सेम ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो, जैसे कि भाई बहन, कजिन भाई बहन, या कोई भी बस शादी करने वाला कपल सेम फैमिली या सेम ब्लड लाइन से होना जरूरी है। और अब ऐसा नहीं है कि ये टर्म इनब्रीडिंग सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही यूज की जाती है। इसे एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है, मगर ह्यूमंस के लिए इसे नॉट सो इन अ गुड वे में यूज किया जाता है, क्योंकि इनब्रीडिंग से पैदा हुए ऑफस्प्रिंग पर हमेशा ही खतरा मंडराता रहता है। ये खतरा होता है बीमारियों का खतरा, ये खतरा होता है मृत्यु का खतरा। मगर ये खतरा आखिर क्यों है, इसे समझने के लिए आओ एक केस स्टडी देखते हैं। तो ये है द हैब्सबर्ग फैमिली, जो कि यूरोपियन रॉयल फैमिलीज की हिस्ट्री में एक बड़ी ही फेमस फैमिली थी, जिसने स्पेन के साथ कई यूरोपियन पार्ट्स पर अपनी पावर बनाई हुई थी। अब इतना पावरफुल एम्पायर होने के बावजूद ये एम्पायर कुछ ही समय में खत्म हो गया, और जिसका कारण था इनब्रीडिंग। हैब्सबर्ग फैमिली में इनब्रीडिंग को काफी प्रैक्टिस किया जाता था, प्रमोट किया जाता था अपनी प्योर ब्लड लाइन को कंटिन्यू रखने के लिए और अपने थ्रोन को बचाने के लिए। और यही कारण था कि हैब्सबर्ग फैमिली में 50% बच्चे सिर्फ 10 साल की उम्र तक ही जिंदा रह पाए। मगर इनके असल खात्मे की कहानी स्टार्ट होती है 7 अक्टूबर 1649 में, जब 44 साल के स्पेन के किंग फिलिप IV ने अपने बच्चे की उम्र की 14 साल की अपनी ही नीस मरिया आना से शादी कर ली। इस शादी के बाद मरिया ने 5 बच्चों को जन्म दिया, और जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे मर गए, और उन 5 में से सिर्फ एक बच्चा ही सरवाइव कर पाता है, मगर उसका जीवन भी कुछ खास नहीं होता। ये बच्चा था किंग चार्ल्स II, जिसे इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल किंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे लोग एक डीमन यानी कि राक्षस के रूप में भी याद रखते हैं। अपने डिफॉर्म जॉ के लिए उन्हें बीबिच्ड का नाम भी मिला, और ये जॉ वाली सिमिलरिटी इनकी पूरी फैमिली में देखी जा सकती है। और इतना ही नहीं, किंग चार्ल्स को 4 साल की उम्र में ही स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रुबेला और मीजल जैसी बीमारियों ने अपने चपेट में ले लिया था। अपने कमजोर शरीर के कारण ये 8 साल तक तो ठीक से चल भी नहीं पाते थे। पूरे जीवन अपने डिफॉर्म जॉ के कारण ठीक से बात नहीं कर पाए, और सिर्फ 35 की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब रुको, मृत्यु के साथ इस कहानी का यहाँ अंत नहीं होता है, क्योंकि उसकी मौत के बाद जो सत्य सामने आया वो इस जीवन से भी डरावना था। मरने के बाद जब चार्ल्स II की बॉडी की ऑटोप्सी की गई, तो उसमें पता चला कि उनकी बॉडी के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी हाल बेहाल था। उनका हार्ट सिकुड़कर एक पेपरकॉर्न यानी कि काली मिर्च के दाने के बराबर हो गया था। लंग्स एकदम सिकुड़ गए थे, लिवर और इंटेस्टाइन पूरी तरह सड़ चुके थे। ब्रेन में सिर्फ पानी भरा हुआ था, और सिर्फ एक टेस्टिकल उनके शरीर में था, जो कि कोयले जैसा काला हो चुका था। और इस इनकॉम्पिटेंसी के कारण ही चार्ल्स II के मृत्यु के साथ हैब्सबर्ग फैमिली भी यहीं खत्म हो गई। मगर स्टिल आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनब्रीडिंग से इतनी डिफॉर्मिटीज कैसे आ सकती हैं। तो आओ इसे समझते हैं। अब आई थिंक हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारा डीएनए हमारे पेरेंट्स यानी कि माता पिता के डीएनए के हाफ पार्ट से फॉर्म होता है, जिसमें हाफ पार्ट पिता से आता है और हाफ पार्ट माता से। और यही डीएनए रिस्पॉन्सिबल भी होता है हमारे गुण, स्वभाव, क्वालिटीज और हेल्थ के लिए, जिसमें कई ट्रेड्स डोमिनेटिंग होते हैं और कई ट्रेड्स रेसेसिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कर्ली हेयर्स और स्ट्रेट हेयर, इसमें कर्ली हेयर डोमिनेंट ट्रेट है, वहीं स्ट्रेट रेसेसिव। अब सपोज करो एक पेरेंट में 2 कर्ली हेयर के जीन्स हैं और दूसरे पेरेंट के पास 2 स्ट्रेट हेयर के जीन्स हैं। अब इनकी ऑफस्प्रिंग में 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जिसमें 3 केसेस में इनकी ऑफस्प्रिंग के पास कर्ली हेयर्स होंगे। वहीं सिर्फ एक ही ऐसा केस होगा जहां इनकी ऑफस्प्रिंग के पास स्ट्रेट हेयर्स होंगे, जब दोनों जीन स्ट्रेट वाले ट्रांसफर हुए तब, जो कि रेसेसिव जीन्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डायबिटीज एटसेट्रा, वो सब कुछ रेसेसिव जीन्स में ही होते हैं। अब मान लो कि एक फैमिली में जहां दोनों सिबलिंग्स रेसेसिव जीन कैरियर हुए, जब वो इनब्रीडिंग में इंडल्ज होंगे, तो वो बच्चा जो कि उनका ऑफस्प्रिंग होगा, उसके 50% चांसेस हैं कि वो डोमिनेंट जीन के साथ हो, और 50% चांसेस हैं कि वो रेसेसिव जीन के साथ हो। अगर रेसेसिव जीन्स ट्रांसफर हुए तो वो बच्चा या तो कोई डेफॉर्मिटीज के साथ पैदा होगा या फिर मर जाएगा। और यही वो वजह है जिसने हैब्सबर्ग फैमिली को खत्म कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ये उस समय का इकलौता ऐसा एग्जाम्पल है या ये इकलौती ऐसी फैमिली है,
पूरे वर्ल्ड में उस समय कई ऐसी कंट्रीज थी जो इनब्रीडिंग को प्रैक्टिस कर रही थी और प्रमोट कर रही थी अपनी ब्लड लाइन को प्योर रखने के लिए और अपने थ्रोन को बचाने के लिए। इसमें खास करके जापान, कोरिया, इजिप्ट, अरब्स और यूरोपियन वर्ल्ड तो इसमें फेमस है ही। अब इस सब कुछ को ये कहकर आसानी से साइड किया जा सकता है कि उस समय लोगों को इनब्रीडिंग के साइड इफेक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं थी। बट व्हाट अबाउट टुडे? आई मीन क्योंकि आज भी पाकिस्तान से ऐसी सब कुछ अपडेट्स डेली बेसिस पर आती हैं। अमेरिका में एक फैमिली है इनब्रीड फैमिली के नाम से, जो आज कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें हर एक मेंबर मेंटल या फिर फिजिकल इलनेस का शिकार है। और अभी कुछ रीसेंट स्टडी में पता चला कि यूके में हर 3000 लोगों में से एक इनब्रीड बच्चा पैदा हुआ है और इसकी बॉडी और लोगों के कंपैरिजन में मेंटली या फिजिकली बहुत ही कमजोर है। और यही कारण है कि कई सारे कंट्रीज में इनब्रीडिंग को बैन किया हुआ है। अब आई एम श्योर आपको एक आइडिया तो लग ही गया होगा कि क्यों हमारे ग्रेट एंसेस्टर्स ने इतना प्यारा एक गोत्र वाला सिस्टम बनाया ताकि वो इस सब कुछ को एस्केप कर पाए। मगर फिर भी हमें कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्कॉलर्स अपने बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स के साथ इस प्रैक्टिस को सपोर्ट करते हुए दिख ही जाते हैं, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट ये रखते हैं कि जानवरों में भी तो इनब्रीडिंग होती है, फिर वहां ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। अब ऐसे बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स ज्ञान के अभाव में ही आ सकते हैं, जिसे ये नहीं मालूम कि जानवरों के लिए स्पेशली एक टर्म डिफाइन की गई है जिसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है, जो इनब्रीडिंग के कारण ही जानवरों में होती है, जिसके बहुत ही एडवर्स और सीवियर इफेक्ट्स हमें जानवरों में देखने को मिलते हैं। और इनकेस अगर आप चाहते हो कि इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन पर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कशन करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इनकेस अगर आप जानना चाहते हो कि एनीमे जापान की सॉफ्ट पावर कैसे है तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय मां भारती।